फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ है, मस्त है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा और स्पीकर का क्या क्या फंक्शन है, स्पीकर का क्या पोजीशन है पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्पीकर क्या है। आर्टिकल 93 का अनुसार स्पीकर को लोकसभा द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ही इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा। किससे? फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर। जितने भी लोकसभा मेंबर रहेंगे उसमें से किसी एक पर्सन को एज ए स्पीकर अपॉइंट किया जाएगा। अब जो इलेक्शन का डेट है वो कौन फिक्स करेगा? द प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्शन का डेट फिक्स किया जाएगा। और यहाँ पर बताता है कि जब तक लोकसभा ऑफिस में रहेगा, मतलब कि जब तक लोकसभा का डिसॉल्यूशन नहीं होगा तब तक स्पीकर भी ऑफिस में बने रहेगा, तब तक स्पीकर ऑफिस को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ेगा अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशल केस है कि नहीं। तो स्पेशल केस अभी हम देखेंगे क्या क्या है, कब कब स्पीकर का ऑफिस वैकेट होता है, वैकेट कब कब होता है। ठीक है, अगर स्पीकर को रिमूव किया जाता है, इफ ही और शी सीज टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर वो लोकसभा का पार्ट नहीं रहा, स्पीकर वो पर्सन नहीं रहा, तो स्पीकर से ऑटोमेटिकली उसका इस्तीफा देना पड़ेगा, स्पीकर नहीं रहेगा। अगर उसने रिजाइन कर दिया, अगर उसको रिमूव कर दिया गया, अब रेजिग्नेशन तो खुद से देगा स्पीकर। अगर रिमूव कैसा होगा? अगर मान लीजिए लोकसभा का मेंबर एक रिजोल्यूशन पास करते, तो रिजोल्यूशन के तहत अगर कोई इंक्वायरी होता और माना जाता है कि स्पीकर ने कोई फॉल्ट किया है, कोई गलत हुआ उससे कुछ चीज, तो उसको रिमूव कर दिया तो वो स्पीकर रिमूव हो जाएगा ऑफिस से। लेकिन ये सब करने से पहले एक 14 डे एडवांस नोटिस स्पीकर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, हाँ यहाँ पर बताया गया कि if he she is removed by the resolution passed by the majority of all the member of the लोकसभा, अगर लोकसभा का मेजोरिटी मेंबर रिजोल्यूशन पास करता है तब स्पीकर को रिमूव माना जाएगा। एंड सच रिजोल्यूशन कैन बी मूव ओनली आफ्टर गिविंग 14 डे एडवांस नोटिस, यानी कि 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, तभी जाके स्पीकर को ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट बताता है, जब तक ये रिजोल्यूशन, जो अगर मान लीजिए एक रिजोल्यूशन मूव होता है कि हम लोग स्पीकर को निकाल देंगे ऐसा बोल के, जब रिजोल्यूशन अपना प्रोसीडिंग में रहेगा तब स्पीकर ऑफिस में बैठ नहीं सकता, एज ए स्पीकर नहीं बैठ सकता, वो कोई और मेंबर का तरह बैठ सकता है, एक नॉर्मल पर्सन का तरह, लेकिन एज ए स्पीकर का तरह उसको स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल उसको सब चीज प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, वो स्पीकर नहीं रहेगा उस वक्त में। अब यहाँ पर बताता है कि whenever the लोकसभा इज डिसॉल्व, जब भी कभी लोकसभा डिसॉल्व किया जाता है, या तो 5 साल के बाद या तो उससे पहले, जब कॉन्फिडेंस लूज कर देता गवर्नमेंट, कोई भी टाइम में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो इस वक्त स्पीकर अपना ऑफिस को खाली नहीं करता। स्पीकर कब खाली करेगा? जब नया लोकसभा इलेक्ट होगा और उसका नया स्पीकर इलेक्ट होगा, उसी दिन वो खाली कर देगा। मतलब जब तक ये नया स्पीकर अपॉइंट नहीं होता तब तक ये जो पुराना स्पीकर ऑफिस में बने रहेगा, क्योंकि स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ऑफिस जो लोकसभा जो नहीं चल सकता, इसलिए स्पीकर बने रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं रोल एंड पावर फंक्शन ऑफ द स्पीकर, उसका क्या क्या रोल है, पावर है, फंक्शन है। यहाँ पर बताया है कि स्पीकर एक पहला है प्रिंसिपल स्पोक पर्सन है, मतलब उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोकसभा के लिए, प्रिंसिपल स्पोक पर्सन है। यहाँ पर बताता है कि ही मेंटेन ऑर्डर एंड डिकोरम, जितने भी ऑफिस में ऑर्डर मेंटेन करना, डिकोरम मेंटेन करना, ये सब किसका हाथ में? स्पीकर का हाथ में है। अब बताता है कि अब मान लीजिए कोई एक मीटिंग बुलाया गया लोकसभा का और पता चला कि मीटिंग में इनफ पर्सन नहीं है, तो वो स्पीकर का पास ये पावर है कि मीटिंग को सस्पेंड कर दे। तो ही अर्जेंट द हाउस टू सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ क्वारम। क्वारम यानी कि प्रॉपर जितना क्वांटिटी पर्सन होना चाहिए एक मीटिंग के लिए उतना ना हो, तो क्वारम कितना होना चाहिए? 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर मान लीजिए 552 है तो वहां पर अराउंड 55, एटलीस्ट 55 मेंबर होना चाहिए कोई भी लोकसभा का कोई भी मीटिंग हेल्ड करने के लिए। अगर स्पीकर देखता है कि 55 से कम है लोग, 10-20 है, तो क्या करेगा कि मीटिंग कोटे में खारिज कर देगा, नेक्स्ट डेट के लिए पोस्टपोन कर देगा। ये पावर सिर्फ स्पीकर के पास है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताता है कि जो लोकसभा राज्यसभा मिलकर जब ज्वाइंट सीटिंग होता तो उसको प्रिसाइड करने वाला कौन होगा? स्पीकर, ना ही कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कभी भी ज्वाइंट सीटिंग में प्रिसाइड नहीं करेगा, नहीं बैठेगा। स्पीकर का पास ये पावर होता है कि जब भी लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सीटिंग होगा तो स्पीकर ही प्रिसाइड करेगा। अब यहाँ पर बताता है कि ही कैन अलोकेट ए सीक्रेट सीटिंग। सीक्रेट सीटिंग यानी कि मान लीजिए कोई भी सीक्रेट मीटिंग
रखना है, कोई भी सीक्रेट नेशनल इंपॉर्टेंस के लेकर सीक्रेट मीटिंग होने वाला है तो इसको अलाउ कौन करेगा, सिर्फ स्पीकर ही करेगा। अब नेक्स्ट बताता है कि या जितना भी बिल होता वो बिल में से जो मनी बिल है उसको सर्टिफाई करना कि ये मनी बिल है, ये कौन करेगा, स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, एक बिल को सर्टिफाई करता है कि मनी बिल है, देन वो प्रेसिडेंट के पास भेजता, प्रेसिडेंट का अप्रूवल के लिए जब प्रेसिडेंट अप्रूव दे देता था उसके बाद वो बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि मनी बिल राज्यसभा में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसका सोल मेन अथॉरिटी लोकसभा है, जो लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट है, देखिए पार्लियामेंट में हर एक चीज़ का अलग अलग कमिटी होता, तो जितना भी कमेटी है उसमें जो मेन चेयरमैन है उसको अपॉइंट करने का सोल अथॉरिटी किसके पास होता है, स्पीकर के पास होता। नेक्स्ट देखते हैं डिप्यूटी स्पीकर। अब डिप्यूटी स्पीकर कौन है, अब ये बताता है कि जब भी कभी मान लीजिए स्पीकर अपना ऑफिस को वैकेट कर देता है, मान लीजिए उसका रिजिग्नेशन हो जाता है, डेथ हो जाता है, या तो उसको रिजोल्यूशन से निकाल दिया जाता, तब स्पीकर का तो ऑफिस वैकेट हो जाएगा। एट दैट टाइम कौन हो स्पीकर का ऑफिस को हेल्ड करेगा, डिप्यूटी स्पीकर। तो डिप्यूटी स्पीकर परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर इफ द पोस्ट ऑफ द स्पीकर इज वैकेटेड, ठीक है, वैकेट और इज एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। अगर ऑफिस ऑफ द स्पीकर वैकेट हो गया, खाली हो गया कोई भी रीजन से, तो डिप्यूटी स्पीकर उसको वहां पर बैठेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट जो डिप्यूटी स्पीकर कौन था, अनंत स्वामी अयंगर जो कि फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर था। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर कंप्लीट हो गया। स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर किस में होता है, लोकसभा में होता। अब राज्यसभा का भी तो कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा जो मीटिंग को मतलब मीटिंग को हेल्ड करता, मीटिंग का जो सबसे चेयरमैन होता, तो वो जो चेयरमैन को हम लोग वो राज्यसभा का जो हेड होएगा उसको हम लोग चेयरमैन बोलेंगे। या और चेयरमैन का जस्ट अगर चेयरमैन एब्सेंट रहता तो उसका एब्सेंट में कोई भी जो वो काम को करने वाला वो डिप्यूटी चेयरमैन बोलेंगे। अब चेयरमैन कौन होता, जनरली जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो एज ए चेयरमैन और फंक्शन करता, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज पर आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 के तहत जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ठीक है। एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज सिमिलर टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ पर यह बताता है कि जब जो चेयरमैन है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये जब भी प्रिसाइड करेगा राज्यसभा को तो उसका जो पावर एंड फंक्शन सिमिलर टू किसका होगा, लोकसभा का स्पीकर जैसा होगा। अब मान लीजिए कोई भी वक्त में सिमिलर टू स्पीकर, कोई भी वक्त में अगर चेयरमैन का ऑफिस वेकेट हो जाता, खाली हो जाता है, तो कोई और इश्यू हो जाता, तो उसका उस वक्त में कौन वो हेल्ड करेगा ऑफिस को, डिप्यूटी चेयरमैन। तो डिप्यूटी चेयरमैन के भी अपने एक इंपॉर्टेंस है। ये जो डिप्यूटी चेयरमैन होगा ये कौन होगा, ये राज्यसभा का जितने भी मेंबर होगा उसमें से कोई एक पर्सन को एज ए डिप्यूटी चेयरमैन अलर्ट करेगा। लेकिन जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। मेन ये दिमाग में रखने वाला बात है। जो चेयरमैन कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो डिप्यूटी चेयरमैन होगा वो कौन होगा, राज्यसभा का ही कोई एक मेंबर होगा, उसको डिप्यूटी चेयरमैन एज इलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ बताता है कि जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो कभी भी सबऑर्डिनेट टू चेयरमैन नहीं है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। मतलब वो जो भी अपना फंक्शन रोल जो भी काम करेगा, एक्टिविटी करेगा ऑफिस में, वो सब रेस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का प्रति वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा, ना कि वो चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का प्रति रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग क्या होता, अब मान लीजिए बहुत सारा बिल होता, बिल होने से बिल क्या होता, पास होता, लोकसभा में पास होता, देन राज्यसभा में पास होता, या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता, वहां से पास होता, देन लोकसभा में भेजते, वहां से पास होता। अब मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जो दोनों हाउस ये लोकसभा से पास करे, लेकिन राज्यसभा में आके वो स्टक हो गया, रुक गया, कोई वजह से इन लोग ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देते हैं। क्या हुआ, ये बिल पास नहीं हुआ। अब ये बिल का क्या होगा, ये जो म्यूटेड पॉइंट है इसको खत्म करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ज्वाइंट सीटिंग बुलाएगा। ये ज्वाइंट सीटिंग बुलाने का हकदार कौन है, प्रेसिडेंट है। देखिए यहाँ पर ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल 108 में डील करता। अब देखिए ज्वाइंट सीटिंग टेक प्लेस इन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा तभी ज्वाइंट सीटिंग होगा। अब कब कब होता है ज्वाइंट सीटिंग, इफ ए बिल पास बाय द वन हाउस एंड रिजेक्टेड बाय द अनदर हाउस। मतलब कि लोकसभा पास किया, राज्यसभा रिजेक्ट किया, राज्यसभा पास किया, लोकसभा रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी हो सकता है।
अभी यहाँ पर बताता है कि अगर मान लीजिए एक बिल है, उसको अमेंडमेंट एक हाउस किया और दूसरा उसने रिजेक्ट कर दिया, तब भी वो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ज्वाइंट सिटिंग करा के वो जो डेडलॉक है उसको खत्म कर सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, अदर हाउस डू नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 मंथ। अगर मान लीजिए कोई दूसरा हाउस कोई भी बिल को लेकर 6 महीने तक कोई एक्शन ना लिया, तब भी वो डेडलॉक हो जाएगा। मतलब डिफरेंट कैटेगरी है जब डेडलॉक हो जाता है। अब यहाँ पर बताता है कि जो ज्वाइंट सिटिंग है उसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर। मेनली स्पीकर का पावर है, वो लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए लोकसभा जब अलग रहेगा तब उसका हेल्प करने वाला स्पीकर रहता है, राज्यसभा का चेयरमैन रहता है। लेकिन जब लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलके बैठेंगे तो उस बैठक को हेल्प कौन करेगा? जो चेयरमैन कौन होगा? वो होगा स्पीकर, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाते हैं द डेडलॉक ओवर द बिल इज रिजॉल्व बाय द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ बताता है कि जो कोई भी बिल को लेकर अगर डेडलॉक हो जाता है तो उसको डेडलॉक को कैसे रिमूव करेंगे आप? जब ज्वाइंट सिटिंग होगा तो मेजॉरिटी मेंबर, मतलब दोनों हाउस का मेंबर मेजॉरिटी मिलके अगर वो बिल को एक्सेप्ट करते हैं तो वो बिल डेडलॉक खत्म हो जाएगा। और उसका प्रति वोट करना, मतलब उसको बिल को लेकर बिल के अगेंस्ट नहीं जाना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सो फार। अभी बताता है कि जब से इंडिपेंडेंट हुआ तब से लेकर आज तक कितना बार ज्वाइंट सिटिंग हुआ। यहाँ पर बताया गया कि जब से इंडिपेंडेंट हुआ तब से 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुआ, 1961 में, 1978, 2002 में 3 टाइम्स ओनली ज्वाइंट सिटिंग हुआ, ठीक है। याद रखने वाला चीज़ है। अब देखिए प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर बताता है कि जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए, फाइनेंशियल बिल के लिए है, बट नॉट टू मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये दोनों बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अभी यह बताता है कि सेशन पार्लियामेंट का कितना सेशन होता है। जनरली हम जानते हैं 3 सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो यहाँ में 3 सेशन देखते हैं। डिवीजन है बजट सेशन फरवरी टू मई होता है, लॉन्गेस्ट सेशन होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेशन। मॉनसून सेशन है, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर होता। देन विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर, जिस 2 महीने का भीतर ही होता, तो शॉर्टेस्ट टेन्यूर होता। अब बताता कि जो 3 सेशन है, 3 सेशन में से मान लीजिए कोई 2 सेशन का बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब विद इन 6 महीना के अंदर दो सेशन होना चाहिए। एक सेशन हुआ, उसका मान लीजिए उसका 5 महीना का दूसरा सेशन हुआ, 6 महीना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बताते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। अब देखिए पार्लियामेंट में लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, पार्लियामेंट किस किस से बनकर मिलता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा एक पार्लियामेंट में, तो उसमें दोनों में से पावर किसका भारी है, किसका पल्ला भारी है, और इसीलिए हम लोग पावर डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब यहाँ पर बताता है कि मनी बिल कभी भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने का परमिशन है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब मनी बिल का पावर मेनली किसके पास है? लोकसभा का पास है। अब यहाँ पर है फाइनल पावर टू डिसाइड द वेदर ए बिल इज मनी बिल इज नॉट इज वेस्टेड विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यहाँ पर बताता है कि अगर कोई बिल है, अगर ये डिसाइड करने की बिल मनी बिल है या नहीं है, ये किसका पास है पावर है? स्पीकर का पास। स्पीकर किसका पार्ट है? लोकसभा का पास। तो यहाँ पर भी लोकसभा का पावर ज्यादा है, ठीक है। अब स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग। अब यहाँ पर बताता है कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होता जाती है, लोकसभा राज्यसभा एक साथ मिलकर बैठक करते हैं, तो इसको कौन हेल्ड करता है? इसको सीट में कौन बैठता? हेड कौन होता है? स्पीकर। तो यहाँ पर भी स्पीकर का पावर ज़्यादा हुआ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बताता है कि जब भी कभी कोई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता प्रेसिडेंट, तो नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करने का पावर भी लोकसभा के पास होता, ना कि राज्यसभा के पास। तो लोकसभा का पावर यहाँ पर भी ज़्यादा ही हुआ। अब नेक्स्ट है राज्यसभा कैन नॉट रिमूव ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? जो 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो का हेल्प करता, मेनली एग्जीक्यूटिव बॉडी है, काउंसिल मेन बॉडी है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करने का हकदार कौन है? लोकसभा। राज्यसभा नहीं कर सकता, राज्यसभा कैनॉट कभी नहीं रिमूव कर सकता, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा है, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी।
एंड दिस इज बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा। यहाँ पर बताते हैं लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट द राज्यसभा कैन डिस्कस एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर बताता है कि जो राज्यसभा रिमूव तो नहीं कर सकता बस, लेकिन एक माइनर सा पावर है। माइनर पावर क्या है कि उनका जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी चीज़ पॉलिसीज लाता है तो उसको क्रिटिसाइज कर सकता, उसका एक्टिविटी को गाइड कर सकता, मतलब देख सकता, क्रिटिसाइज कर सकता, ठीक है, क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये है हमारा स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड डिफरेंस ऑफ द पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो बिल है, जो मनी बिल है वो कैसा पास होता है, उसका पास होने का क्या प्रोसीजर है। देन जो नॉर्मल बिल है उसका पास होने का क्या प्रोसीजर है। जो बिल पास होना ये मेन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है पार्लियामेंट का। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही सारी चीज़ देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।